हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? प्लांट ब्रीडिंग 2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है एडवांसेस इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेज क्रॉप। मक्के की फसल में संकर बीज उत्पादन में आधुनिकताएं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मक्का की जो फसल है या मेज की जो क्रॉप है उसमें संकर बीज का उत्पादन या हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन किस प्रकार से किया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं अभी। तो मक्का में मेज़ के अंदर अगर हम इनब्रेड्स यानी जो अंत्य प्रजात होते हैं, ठीक है, उनका या फिर एकल क्रॉस संकर या मोनो, इसको हाइब्रिड्स बोल देते हैं, ठीक है, मोनो हाइब्रिड्स। तो अगर इन दोनों का हम लोग बीज उत्पादन करते हैं या सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? आधार बीज उत्पादन या फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन बोला जाता है। फाउंडेशन सीड क्या होता है? ये अपने सेकंड ईयर के अंदर सीड टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान हो तो 3 वे क्रॉस और डबल क्रॉस हाइब्रिड्स जो होते हैं, यानी त्रिपद संकर बोल देते हैं इसको, या द्विक्रॉस संकर जो होते हैं, अगर हम इनका बीज उत्पादन करते हैं या सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन या प्रमाणीकृत बीज उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, अब जो मक्का की फसल होती है या क्रॉप होती है इसके अंदर तीन टाइप के जो हाइब्रिड्स हैं या संकर हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। सबसे पहला है एकल क्रॉस संकर, ठीक है, या इसको मोनो हाइब्रिड्स भी बोल देते हैं या मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी बोल देते हैं। दूसरा है त्रिपद संकर, इसको 3 वे क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। और थर्ड है द्विक्रॉस संकर या इसको डबल क्रॉस हाइब्रिड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एकल क्रॉस संकर की या मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अभी हम लोग क्या करते हैं, दो इनब्रेड्स लेते हैं या दो अंत्य प्रजात लेते हैं। तो अंत्य प्रजात या इनब्रेड्स क्या होते हैं? अभी 100% प्योर होते हैं या शुद्ध होते हैं। ठीक है, अगर हम उन दोनों के मध्य क्रॉस करवा देते हैं या संकरण करवा देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एकल क्रॉस संकर या सिंगल क्रॉस हाइब्रिड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक इनब्रेड या अंत्य प्रजात है जिसका नाम है ए और दूसरा है बी। तो इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एकल क्रॉस संकर या सिंगल क्रॉस हाइब्रिड हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आपको ध्यान में रखना है, मक्का की दो किस्में हैं, एक तो है COH1। ठीक है, इसको कैसे डेवलप किया गया था? UMI29 एक वैरायटी है या किस्म है, इसका क्रॉस करवाया गया UMI15 के साथ या 15 के साथ। ठीक है, और इन दोनों के क्रॉस से COH1 किस्म को विकसित किया गया जो कि क्या है? सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है या एकल क्रॉस संकर है। ठीक है, उसी तरह से COH2 ये भी एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है, इसको कैसे डेवलप किया गया? UMI
810 का क्रॉस करवाया गया किसके साथ, UMI 90 के साथ, ठीक है। और इससे सिंगल क्रॉस हाइब्रिड COH2 नाम की जो वैरायटी है इसको डेवलप किया गया, ठीक है। तो सिंगल क्रॉस जो हाइब्रिड है या एकल क्रॉस संकर जो है वो क्या होता है, ये आपको पता चल गया होगा। दूसरा आता है त्रिपथ संकर, या इसको 3 वे क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी, 3 अलग अलग जो वंशक्रम होती हैं या लाइंस होती हैं उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एकल क्रॉस संकर यानी सिंगल क्रॉस हाइब्रिड पहले डेवलप किया जाता है। कैसे डेवलप करते हैं, 2 इनब्रेड्स के बीच में या 2 अंतः प्रजातों के बीच में क्रॉस करवाकर, और फिर जो संकर हमें प्राप्त होता है उसका क्रॉस फिर हम करवाते हैं किसके साथ, किसी इनब्रेड के साथ या किसी अंत्य प्रजाति के साथ उसका क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप A, B और C, ये 3 लाइंस या 3 वंशक्रम हमें दे रखे हैं। सबसे पहले A और B का हम लोग आपस में क्रॉस करवाएंगे। इस क्रॉस से हमें क्या प्राप्त होगा, अभी संकर पौधा प्राप्त होगा, उसको क्या बोलेंगे, एकल क्रॉस संकर या सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बोल देंगे। फिर इस हाइब्रिड का क्रॉस फिर से हम करवाते हैं किसके साथ, एक अन्य इनब्रेड या अंत्य प्रजाति के साथ, किसके साथ, C के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, 3 वे क्रॉस है या त्रिपथ संकर इसको बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मक्का की एक किस्म है गंगा 5, है ना। तो गंगा 5 जो है इसको कैसे डेवलप किया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले CM202 वैरायटी या किस्म जो है इसका क्रॉस करवाया गया किसके साथ, CM111 के साथ, और इससे एक संकर विकसित किया गया जिसको क्या कहा गया, एकल क्रॉस संकर या सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। अब इस सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का क्रॉस करवाया गया फिर से किसके साथ, CM500 के साथ, ठीक है। और इससे गंगा 5 जो किस्म है या वैरायटी है उसको डेवलप किया गया। तो इसका मतलब गंगा 5 किस कैसे डेवलप की गई है, 3 वे क्रॉस से डेवलप की गई है या त्रिपथ संकरण से इसको विकसित किया गया है, ठीक है। तो 3 वे क्रॉस क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। उसके बाद थर्ड आता है डबल क्रॉस हाइब्रिड या द्वि क्रॉस संकर इसको बोल देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं अभी, सबसे पहले 2 एकल क्रॉस संकर लेते हैं, यानी सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स हमें लेने हैं 2, उनका आपस में क्या करवाना है, संकरण करवाना है या क्रॉस करवाना है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, डबल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन या द्वि क्रॉस संकरण बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप A, B, C और D, ये 4 अलग अलग वंशक्रम या लाइन्स हैं हमारे पास। सबसे पहले A का B के साथ क्रॉस करवाएंगे तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड या एकल क्रॉस संकर प्राप्त होगा। दूसरी तरफ हम लोग C का D के साथ क्रॉस करवाएंगे, इससे भी हमें क्या प्राप्त होगा, एकल क्रॉस संकर या सिंगल क्रॉस हाइब्रिड प्राप्त होगा। अब इन दोनों सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स का आपस में फिर से क्या करवाएंगे, क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, द्वि क्रॉस संकर या डबल क्रॉस हाइब्रिड प्राप्त होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं भाई। तो मक्का की 2 किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है गंगा के नाम से और एक गंगा 101, ठीक है। सबसे पहले जो गंगा किस्म है इसकी उसको कैसे डेवलप किया गया है वो देख लेते हैं। तो CM109 का क्रॉस करवाया गया CM110 के साथ, ठीक है। और इससे एकल क्रॉस संकर विकसित किया गया या सिंगल क्रॉस हाइब्रिड डेवलप किया गया। दूसरी तरफ CM202 का क्रॉस करवाया गया CM111 के साथ, और इससे भी एक एकल क्रॉस संकर विकसित किया गया, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। अब इन दोनों सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स जो होते हैं इनका आपस में फिर से संकरण या हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया, और इससे एक नई किस्म या वैरायटी डेवलप हुई जिसको गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गंगा जो किस्म है या वैरायटी है वो डबल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन या द्वि क्रॉस संकरण से विकसित की गई। उसी तरह से जो गंगा 101 है उसको कैसे डेवलप किया गया है, तो उसमें एक तरफ CM103 का क्रॉस करवाया गया CM104 के साथ, और इससे क्या डेवलप हुआ, एकल क्रॉस संकर या सिंगल क्रॉस हाइब्रिड डेवलप हुआ। दूसरी तरफ CM201 का क्रॉस करवाया गया CM206 के साथ, और फिर से क्या डेवलप हुआ, एकल क्रॉस संकर या सिंगल क्रॉस हाइब्रिड डेवलप हुआ। अब इन दोनों सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स जो होते हैं इनका आपस में क्रॉस करवाया गया, संकरण करवाया गया, और कौन सी वैरायटी डेवलप की गई, गंगा 101। तो इसका मतलब गंगा 101 भी क्या है, डबल क्रॉस हाइब्रिड है या द्विसंकर
या द्विक्रॉस संकर है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जो मेज़ क्रॉप है या मक्का की फसल है वो प्राकृतिक रूप से कैसी है, पर परागित फसल है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसका मतलब उसमें 99% तक क्या होता है, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, चलिए अब अपने संकर बीज का उत्पादन कैसे करेंगे, हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन मेज के अंदर कैसे करेंगे, तो उसके 3 मेन स्टेप्स या मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले है जनक वंशक्रमों का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट लाइन्स। तो जो भी हम लोग पेरेंट्स के रूप में या जनकों के रूप में वंशक्रमों का उपयोग कर रहे हैं, सबसे पहले उनका मेंटेनेंस करना या उनका अनुरक्षण करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये अपने आगे देखेंगे। उसके बाद दूसरा है एकल क्रॉस संकर बीज उत्पादन, जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है उसका सीड प्रोडक्शन या बीज उत्पादन हम लोग कैसे करेंगे वो देखेंगे। और फिर देखेंगे लास्ट में जो डबल क्रॉस हाइब्रिड होता है या द्विक्रॉस संकर होता है उसका बीज उत्पादन या सीड प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। तो ये 3 मेन स्टेप्स हैं मेज के अंदर या मक्का के अंदर संकर बीज उत्पादन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भी, अनुरक्षण करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा है जनक वंशक्रमों का या पेरेंट लाइन्स का। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी, जो पेरेंट लाइन्स होती हैं उनका फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन किया जाता है, उनका आधार बीज उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आधार बीज उत्पादन कैसे करते हैं, आइसोलेशन के अंदर, एक आइसोलेटेड फील्ड के अंदर, एक पृथककृत खेत के अंदर हम लोग बीजों को उगाते हैं और उनमें पॉलिनेशन या परागण होने दिया जाता है। और फिर जब मैचुरेशन होता है या परिपक्वता आती है तो उसके बीजों को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं या एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी जो है उसको मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, तो जो पेरेंट लाइन्स हैं या जनक वंशक्रम है उनका अनुरक्षण एक नॉर्मल वैरायटी के समान ही होता है, एक सामान्य किस्म के समान ही होता है, पृथककृत खेत में उगाकर या आइसोलेटेड फील्ड के अंदर उगाकर हम लोग इसका अनुरक्षण करते हैं। ठीक है, अब जो आइसोलेशन है या पृथक्करण है वो यहाँ पर 2 प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला है भाई स्थान पृथक्करण या इसको स्पेस आइसोलेशन भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, फिजिकल डिस्टेंस या भौतिक दूरी बनाकर रखी जाती है। ठीक है, तो हमें कितनी पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस रखनी है वो डिपेंड करता है कि जो सीड फील्ड है या हाइब्रिड सीड फील्ड जो है, या हम कह सकते हैं जो मेंटेनेंस फील्ड है, यहाँ पे मेंटेनेंस या अनुरक्षण कर रहे हैं, तो अनुरक्षण खेत या मेंटेनेंस फील्ड जो है उसके पास कौन सी दूसरी फसल या वैरायटी जो है उसका फील्ड है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर अपने बात करें जो समान बीज रंग व बनावट वाली मक्का की अन्य किस्में होती हैं। ठीक है, यानी मेज़ की ऐसी वैरायटीज़ जिनके सीड या बीज समान एक समान कलर के होते हैं और उनकी जो बनावट है या उनकी उनकी जो शेप है वो भी एक जैसी होती है, ऐसी अदर वैरायटीज़ या अन्य किस्में वह संकरों के जो प्लॉट्स होते हैं, यानी कि जो हाइब्रिड्स हम लोग डेवलप कर रहे होते हैं, उन प्लॉट से कितनी डिस्टेंस हमें मेंटेन रखनी है, 400 मीटर या 400 मीटर हमें आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो रखनी है। दूसरी तरफ अगर बीजों का जो रंग है वो अलग है, ठीक है, जो मेज़ की या मक्का की अन्य किस्में हैं उनके बीजों का रंग अलग है, सीड कलर डिफरेंट है और उनकी शेप या बनावट जो है वो भी डिफरेंट है, तो ऐसी किस्मों और जो हाइब्रिड्स होते हैं या संकर होते हैं उनके प्लॉट से जो हमें आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी मेंटेन करनी है वो कितनी होनी चाहिए, 600 मीटर होनी चाहिए। तो 600 मीटर आइसोलेशन हम लोग इसमें रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्पेस आइसोलेशन या इसको स्थान पृथक्करण भी बोल देते हैं। दूसरा होता है समय पृथक्करण या इसको बोल देते हैं टाइम आइसोलेशन। तो इसमें क्या होता है भाई, अगर हम स्पेस आइसोलेशन नहीं कर पाते है ना, या स्थान पृथक्करण करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तब हम लोग टाइम आइसोलेशन या समय पृथक्करण का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो मेंटेनेंस फील्ड होता है हमारा, जो अनुरक्षण खेत होता है, उसकी जो बुआई है ना, बीजों की जो बुआई है या सीड की सोइंग है, वो या तो 10 से 15 दिन पहले की जाती है या फिर 10 से 15 दिन बाद में की जाती है।
किसकी तुलना में? जो उसके आसपास वाले जो खेत होते हैं या फील्ड होते हैं उनकी तुलना में। ठीक है, तो इससे होगा क्या भी, जो फ्लावरिंग का टाइम है, जो पुष्पन का समय है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, और पुष्पन में परिवर्तन होने की वजह से जो परागकणों के द्वारा संदूषण फैलाया जाने वाला है या पॉलन ग्रेन्स के द्वारा जो कंटेमिनेशन फैलाया जाने वाला है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का आइसोलेशन या पृथक्करण है जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा भाई, जो मेंटेनेंस फील्ड है उसके अंदर जो भी हमने क्रॉप उगाई है वो मैच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, और फिर उसके बाद जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी के सीड्स को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं या एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग मेंटेनेंस कर लेते हैं हमारी क्रॉप वैरायटी की। चलिए, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है अभी एकल क्रॉस संकर बीज उत्पादन। मोनो जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि इसमें हम लोग संकर प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन करते हैं, यानी हमें सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करना है, लेकिन ये जो सर्टिफाइड सीड होगा या प्रमाणीकृत बीज होगा ये कैसा होगा, संकर होगा या हाइब्रिड होगा। ठीक है, तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स को डेवलप करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नर जनक पौधे जो होते हैं यानी कि जो मेल पेरेंट प्लांट्स होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस करवाते हैं। किसके साथ? जो फीमेल पेरेंट प्लांट्स होते हैं या मादा जनक पौधे होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो मक्के का पौधा है या मेज का प्लांट है उस पर मेल फ्लावर यानी नर पुष्प भी पाए जा रहे हैं और फीमेल फ्लावर यानी मादा पुष्प भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम मक्के के जिन पौधों को मादा जनक के रूप में उपयोग करना चाहते हैं या फीमेल पेरेंट की तरह उनको यूज करना चाहते हैं, उनमें से हम लोग नर जो भाग होता है उन पौधों के अंदर जो मेल पार्ट होता है उसको काट कर हटा देते हैं। ठीक है, और जो मेल पार्ट है मक्के के पौधे के अंदर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैसल बोलते हैं। ठीक है, और ये टैसल कहाँ पर होता है, पौधे के बिल्कुल शीर्ष पर होता है या बिल्कुल एपेक्स पर होता है। और टैसल को काट कर हटाना मादा जनक पौधे से, टैसल को जब हम काट कर हटा देते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वी टैसलीकरण, या इसको बोलते हैं डी टैसलिंग। ठीक है, तो ये हमें कब करना है, परागकणों के गिरने से पहले, है ना। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ से गिरेंगे, टैसल में से गिरेंगे, लेकिन हमें उन्हें गिरने नहीं देना है। यानी जब टैसल है उसको मैच्योर होने से पहले ही, उसको परिपक्व होने से पहले ही हम लोग मादा जनक पौधे जो होते हैं या फीमेल पेरेंट प्लांट्स जो होते हैं उनमें से टैसल को काट कर हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, है ना, सीजर की हेल्प से, कैंची की सहायता से। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वी टैसलीकरण कहलाती है या डी टैसलिंग कहलाती है। चलिए, उसके बाद फिर आइसोलेशन या पृथक्करण, जो हम लोग हाइब्रिड सीड प्लॉट है उसका आइसोलेशन करेंगे या पृथक्करण करेंगे, तो इसमें दो तरह का आइसोलेशन किया जाता है। एक तो है स्पेस आइसोलेशन या स्थान पृथक्करण। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे भी, अगर जो नेबर प्लॉट्स हैं, जो पड़ोसी प्लॉट हैं, है ना, वो किसके हो सकते हैं, मक्के की अन्य किस्मों के हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य संकर जो है वो वहाँ पर विकसित किया हो सकता है। तो मक्के की जो किस्में हैं, अगर उन अन्य किस्में जो हैं या अदर वेराइटीज़ जो हैं, अगर उनका बीज रंग या सीड कलर जो है वो इक्वल है किसके, जो हम लोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके, है ना, हम लोग जो संकर बीज का उत्पादन कर रहे हैं उसके, और शेप या बनावट जो है वो भी बिल्कुल सेम है, तो हमें 400 मीटर पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो रखनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर बीजों का रंग या सीड कलर डिफरेंट है या भिन्न है, और जो बनावट है सीड्स की या शेप जो है बीजों की वो भी अलग है, तो हमें 600 मीटर का आइसोलेशन या पृथक्करण जो है वो रखना पड़ता है अदर फील्ड से या अन्य खेतों से। ठीक है, तो ये होता है स्पेस आइसोलेशन या स्थान पृथक्करण। दूसरा होता है टाइम आइसोलेशन या समय पृथक्करण। तो अगर हम स्पेस आइसोलेशन या स्थान पृथक्करण नहीं कर पा सकते, या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है या समस्या आ रही है,
ठीक है, तब हम लोग समय पृथक्करण या टाइम आइसोलेशन का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो नेबर फील्ड होते हैं या पड़ोसी खेत होते हैं, वहाँ पर जब सोइंग की जाती है ना, बीज की या सीड्स की, तो उससे हमें हाइब्रिड सीड के अंदर 15 दिन का डिफरेंस या अंतर रख लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, फ्लावरिंग टाइम में डिफरेंस आ जाएगा, जो पुष्पन काल है उसमें अंतर आ जाता है, जिससे परागकणों के द्वारा जो संदूषण या कंटेमिनेशन फैलाया जाने वाला है उससे बचाव हो जाता है। तो ये भी एक तरह का आइसोलेशन या पृथक्करण है। उसके बाद रोपण अनुपात, हम लोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो नर व मादा जनक पंक्तियां जो होती हैं, यानी मेल और फीमेल पेरेंट की जो रोज होती हैं, उनका अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, रोपण अनुपात या प्लांटिंग रेशियो कहलाता है। तो यहाँ पर हमें कितना अनुपात रखना है अभी, नर और मादा जनक पंक्तियों का 2:4 रखना है, 2:4 रखना है। ठीक है, इसके अलावा प्लॉट के चारों ओर हमें क्या करना है, जो मेल पेरेंट होता है या नर जनक पौधा होता है, उसकी 4 से 6 सीमांत पंक्तियां लगानी है ना, 4 to 6 उसकी क्या लगानी है, हमें बॉर्डर रोज लगानी है। ठीक है, प्लॉट के चारों ओर। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो भी, यहाँ पे एम का मतलब मेल से है, यानी मेल रोज या नर जनक पंक्तियां, और एफ का मतलब यहाँ से फीमेल से है, यानी फीमेल पेरेंट रोज, या हम कह सकते हैं मादा जनक पंक्तियां। ठीक है, तो 2 पंक्तियां हमें नरजनक पौधों की, फिर 4 पंक्तियां मादा जनक पौधों की, फिर 2 पंक्तियां नरजनक पौधों की। ठीक है, फिर से 4 पंक्तियां मादा जनक पौधों की। इस तरह से हमें अल्टरनेटिवली या एकांतरित रूप से फील्ड के अंदर या खेत के अंदर इन जनक पौधों की पंक्तियां उगानी है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्लांटिंग रेशियो या रोपण अनुपात हम लोग ले रहे हैं वो कितना है, 2:4 है या 2:4 है। ठीक है, इसके अलावा बॉर्डर रोज या सीमांत पंक्तियां, इसका मतलब जो हाइब्रिड सीड प्लॉट है हमारा, उसके चारों ओर 4 से 6 नर जनक पौधों की पंक्तियां या रोज लगाई जाती हैं, ताकि अधिक से अधिक पॉलिनेशन या परागण हो सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संकर बीज या हाइब्रिड सीड प्राप्त हो सके। चलिए, अब मैचुरेशन के टाइम पर जब परिपक्वता आ जाती है फसल के अंदर या क्रॉप मैच्योर हो जाती है, तो उस टाइम पर फिजिकल मिक्सचर की प्रॉब्लम जो है वो रहती है। ठीक है, यानी भौतिक मिश्रण जो है वो हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है भौतिक मिश्रण का, देखो, जिन पौधों को हम लोग नर जनक की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनमें भी बीज का निर्माण होगा, और जिनको हम लोग मादा जनक की तरह उपयोग कर रहे हैं उनमें भी बीज का निर्माण होगा। ठीक है, तो जब हम बीज की हार्वेस्टिंग करेंगे, है ना, सीड की हार्वेस्टिंग करेंगे, तो उस टाइम हो सकता है कि नर जनक पंक्तियां जो होती हैं उसमें से बीज जो है वो मिक्सअप हो जाए या मिश्रित हो जाए, है ना, और इससे होगा क्या, हाइब्रिड सीड के अंदर जो अदर सीड है जो हाइब्रिड नहीं होगा वो भी क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है या मिश्रित हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी जो मेल प्लांट रोज होती हैं या नर जनक जो पंक्तियां होती हैं उनको मैचुरेशन से पहले ही, है ना, परिपक्वता से पहले ही काट कर उनको हटा देते हैं। तो हमें परिपक्वता पर या मैचुरेशन पर जो सीड्स को कलेक्ट करना है या बीजों को एकत्रित करना है वो कौन से जनक से करना है, केवल मादा जनक पंक्तियों से या फीमेल पेरेंट रोज से ही केवल बीजों को एकत्रित करना है, क्योंकि यही बीज क्या होते हैं, संकर बीज या हाइब्रिड सीड होते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एकल क्रॉस संकर बीज या सिंगल क्रॉस हाइब्रिड सीड्स बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा जो है वो है द्विक्रॉस संकर बीज उत्पादन, या इसको बोल देते हैं डबल क्रॉस हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अभी सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करते हैं या प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन करते हैं, और ये कैसा होता है, संकर बीज होता है या हाइब्रिड सीड होता है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या करते हैं भाई, जो इनब्रेड्स होते हैं या अंत्य प्रजात जो होते हैं उनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है। तो एक जो इनब्रेड या अंत्य प्रजात है उसको हम लोग नरजनक या मेल पेरेंट की तरह यूज करेंगे, और जो दूसरा इनब्रेड होगा या अंत्य प्रजात होगा उसको हम लोग मादा जनक की तरह या फीमेल पेरेंट की तरह यूज करेंगे।
अब इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, संकरण करवाएंगे, और इस संकरण से हमें क्या प्राप्त होगा अभी, एकल क्रॉस संकर उत्पन्न होगा। ठीक है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है अभी, इस प्रकार के दो एकल क्रॉस संकर उत्पन्न करने हैं, यानी दो अलग अलग जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है वो डेवलप करने हैं। ठीक है, तो इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, एक जो एकल क्रॉस संकर होगा या एक जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होगा उसको हम लोग मेल पेरेंट की तरह या नर जनक की तरह यूज करेंगे, और दूसरा जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होगा या एकल क्रॉस संकर होगा उसको हम लोग मादा जनक की तरह या फीमेल पेरेंट की तरह यूज करेंगे। तो इस प्रकार दोनों सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स के मध्य या एकल क्रॉस संकरों के मध्य हम लोग संकरण करवाएंगे या क्रॉस करवाएंगे दोबारा से। तो इसके फलस्वरूप जो भी हमें संकर प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे, द्विसंकर संकर, या इसको बोल देते हैं डबल क्रॉस हाइब्रिड बोल देते हैं। तो उसका सीड या बीज जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर वही है डी टेस्लिंग या वी टेस्लीकरण। तो जो मेल पार्ट होता है मादा जनक पौधे से उसको काट कर हटा दिया जाता है। तो मक्का के अंदर जो मेल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेसल बोलते हैं। और टेसल जो है वो पौधे के शीर्ष पर या प्लांट के बिल्कुल एपेक्स पर पाया जाता है। तो हमें परागकणों के गिरने से पहले, यानी पॉलन ग्रेन्स जो है उनके फॉल ऑफ होने से पहले, या हम कह सकते हैं टेसल के मैच्योर होने से पहले, जो मादा जनक पौधा होता है या फीमेल पेरेंट प्लांट होता है उसमें से टेसल को हम लोग काट देते हैं। ठीक है, सीजर की हेल्प से या कैंची की सहायता से, और उसको हटा दिया जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वी टेस्लीकरण या डी टेस्लिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें आइसोलेशन या पृथक्करण जो है उसका भी ध्यान रखना है। तो दो तरह का आइसोलेशन इसमें भी होगा, स्थान पृथक्करण यानी स्पेस आइसोलेशन, और दूसरा होगा टाइम आइसोलेशन या समय पृथक्करण। तो सबसे पहले स्पेस आइसोलेशन की बात कर लेते हैं। तो जो अदर वेराइटीज़ होती हैं या अन्य किस्में होती हैं मक्का की, है ना, अगर उनका बीज का जो रंग है, उनके सीड का जो कलर है और जो बनावट है यानी जो शेप है, वो संकर बीज के या हाइब्रिड सीड के साथ समानता शो करती है या उसके साथ इक्वलिटी शो करती है, तो हमें 200 मीटर का पृथक्करण या 200 मीटर का जो आइसोलेशन है वो हमें मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा अगर कोई अदर हाइब्रिड प्लॉट है या संकर प्लॉट है तो उससे भी हमें 200 मीटर का आइसोलेशन हमें रखना है। लेकिन अगर जो सीड का कलर है वो काफ़ी डिफरेंट है या भिन्न है और उसकी शेप या बनावट भी काफ़ी डिफरेंट है, तो हमें उससे 300 मीटर का आइसोलेशन या 300 मीटर का पृथक्करण जो है वो बना के रखना है। ठीक है, दूसरा अभी टाइम आइसोलेशन या समय पृथक्करण। तो इसमें होता क्या है, अगर हम स्पेस आइसोलेशन नहीं कर पा रहे हैं या स्थान पृथक्करण में कोई प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तब हम लोग टाइम आइसोलेशन या समय पृथक्करण करते हैं। तो इसमें वही है, अभी सोइंग के अंदर डिफरेंस रखा जाता है, 15 दिन का या 20 दिन का डिफरेंस जो है वो हम लोग रख लेते हैं। तो इससे होगा क्या, फ्लावरिंग टाइम जो है, पुष्पन का जो समय है उसमें परिवर्तन आ जाएगा 15 से 20 दिन का, और जो परागकणों के द्वारा या पॉलन ग्रेन्स के द्वारा जो संदूषण या कंटेमिनेशन फैलाया जाने वाला है उससे हमारा बचाव हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का आइसोलेशन या पृथक्करण है। उसके बाद इसमें रोपण अनुपात या प्लांटिंग रेशियो हमें कितना रखना है। तो नर व मादा जनक पंक्तियों का जो अनुपात रखा जाता है हाइब्रिड सीड प्लॉट के अंदर, वो रखना है 2:6 या 2:6 रखना है। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे M का मतलब मेल पेरेंट प्लांट है यानी नरजनक पौधा है, और F का मतलब है फीमेल पेरेंट प्लांट यानी मादा जनक पौधा है। ठीक है, तो इसमें दो पंक्तियां पहले मादा जनक पौधों की, सॉरी नरजनक पौधों की, और फिर 6 पंक्तियां मादा जनक पौधों की, फिर से 2 पंक्तियां नरजनक पौधों की। ठीक है, फिर से 6 पंक्तियां हमें मादा जनक पौधों की लेनी है। इस तरह से एकांतरित रूप से या अल्टरनेटिव रूप से हम लोग इस रेशियो को या इस अनुपात को मेंटेन करके रखते हैं। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पृथक्करण दूरी व सीमांत पंक्तियों में संबंध, है ना, आइसोलेशन डिस्टेंस एंड जो बॉर्डर रोज होती हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बॉर्डर रोज क्या होती हैं, सीमांत पंक्तियां क्या होती हैं। अभी हम लोग जो हाइब्रिड सीड प्लॉट के चारों ओर
नर जनक पौधों की पंक्तियां उगाते हैं या रोज को ग्रो करवाते हैं, वो क्या कहलाती हैं? सीमांत पंक्तियां या बॉर्डर रोज कहलाती हैं। अब उनका आइसोलेशन डिस्टेंस के साथ या पृथक्करण दूरी के साथ क्या संबंध होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जो मक्का की अदर वेराइटीज़ हैं या कोई अदर हाइब्रिड या संकर है, ठीक है, उसके जो बीज या सीड्स हैं वो रंग के अंदर या कलर के अंदर और बनावट यानी शेप के अंदर समानता शो करते हैं। किसके साथ? हम लोग जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके साथ। तो हमें 200 मीटर का जो पृथक्करण है या आइसोलेशन है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम सीमांत पंक्तियों की संख्या यानी जो बॉर्डर रोज होते हैं उनके नंबर को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, तो जो आइसोलेशन डिस्टेंस हम लोग रख रहे हैं या पृथक्करण दूरी रख रहे हैं उसकी आवश्यकता कम होती जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। ठीक है, तो 4 हेक्टेयर क्षेत्र तक है ना, हमारे पास 4 हेक्टेयर का एक एरिया है जिसके अंदर हम लोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग पृथक्करण दूरी को या आइसोलेशन डिस्टेंस को अगर 12.5 मीटर कम करना चाहते हैं, है ना, तो हमें करना क्या होगा? अभी एक अतिरिक्त या एक एक्स्ट्रा बॉर्डर रो या सीमांत पंक्ति लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको हम लोग, इसका मतलब हुआ क्या कि जो बॉर्डर रोज है या सीमांत पंक्तियों की जो संख्या है वो पृथक्करण दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर हम बॉर्डर रोज की संख्या को बढ़ाएंगे तो पृथक्करण दूरी की आवश्यकता कम होती जाती है। ठीक है, अब इसको एक टेबल से समझ सकते हैं हम लोग। तो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो भी पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस जो है अगर 200 मीटर है तो नर जनक पंक्तियां जो है नंबर ऑफ मेल रोज यानी कि जो सीमांत पंक्तियां बॉर्डर रोज हम लोग लगा रहे हैं वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम मेल रोज यानी नर जनक पंक्तियों की संख्या को 2 कर देते हैं तो पृथक्करण दूरी कितनी हो जाएगी? 187.5 मीटर हो जाएगी। अगर मेल रोज की संख्या 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो आइसोलेशन डिस्टेंस और कम हो जाएगी, 175 मीटर हो जाएगी। अगर बॉर्डर रोज 4 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 167.5 मीटर हो जाएगी। अगर मेल रोज की संख्या 5 कर देते हैं तो आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 150 मीटर हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ मेल रोज जो हैं या नरजनक पंक्तियों की संख्या बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आइसोलेशन डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। तो अगर 13 कर देते हैं हम लोग नरजनक पंक्तियों की यानी कि बॉर्डर रोज या सीमांत पंक्तियों की संख्या 13 कर देते हैं तो आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रह जाती है? सिर्फ 50 मीटर की आवश्यकता रह जाती है या 50 मीटर आइसोलेशन की ही रिक्वायरमेंट रह जाती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे नरजनक पंक्तियों की संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं, बॉर्डर रोज की या सीमांत पंक्तियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी की आवश्यकता कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये संबंध होता है आइसोलेशन डिस्टेंस और बॉर्डर रोज के मध्य। चलिए, अब जब मैचुरेशन हो जाता है या परिपक्वता आ जाती है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? अभी सीड हार्वेस्टिंग करनी है, बीजों को एकत्रित करना है। तो उस टाइम पे फिजिकल मिक्सचर का खतरा रहता है, भौतिक मिश्रण जो है वो हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अभी जो मेल पेरेंट रोज होती हैं या नर जनक जो पंक्तियां होती हैं, ठीक है, उनको मैचुरेशन से पहले ही या परिपक्वता से पहले ही हम लोग काट कर हटा देते हैं या उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब मैचुरेशन हो जाता है या परिपक्वता आ जाती है फसल के अंदर तो फिर हमें बीजों को एकत्रित करना है या सीड्स को कलेक्ट करना है। तो ये कहाँ से कलेक्ट करेंगे हम लोग? जो मादा जनक पंक्तियां होंगी या फीमेल पेरेंट रोज होती हैं उनके पौधों से या प्लांट से हम लोग सीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं या एकत्रित कर लेते हैं। और यही सीड क्या होते हैं? अभी संकर बीज या हाइब्रिड सीड होते हैं। तो ये किस प्रकार के सीड हैं? द्विक्रॉस संकर बीज या डबल क्रॉस हाइब्रिड सीड्स होते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे एडवांसेस या आधुनिकताएं। तो एडवांसेस क्या होती हैं? अभी बाजार या मार्केट के अंदर जो फार्मर्स या किसानों के लिए संकर बीज उपलब्ध होता है या जो हाइब्रिड सीड मिलता है फार्मर्स को, वो बहुत अधिक महंगा होता है, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि
जो संकर बीज या हाइब्रिड सीड है उसको उत्पादित करने में या प्रोड्यूस करने में जो खर्च आता है या प्रोडक्शन कॉस्ट उसको बोल देते हैं, वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो एडवांसेस या आधुनिकताओं में हम लोग क्या करते हैं, संकर बीज के मूल्य को कम करने के लिए, जो बाजार मूल्य होता है इसका, है ना, मार्केट रेट होता है हाइब्रिड सीड का, उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको कम करने के लिए संकर बीज उत्पादन में या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर जिन इम्प्रूव्ड टेक्निक्स का यूज किया जाता है या जिन उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांसेस या आधुनिकताएं। इन तकनीकों के उपयोग से, है ना, ये जो टेक्निक्स हैं इनका हम लोग यूज करते हैं और दो प्रकार से या दो टाइप से जो हाइब्रिड सीड है या संकर बीज है उसके रेट या मूल्य को कम कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है अभी, उपज को बढ़ाकर, इंक्रीज इन यील्ड, जो प्रति हेक्टेयर उपज या यील्ड आती है हाइब्रिड सीड की, अगर हम उसको इंक्रीज कर लें तो प्रति केजी जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कॉस्ट आएगी या खर्च होगा उत्पादन पर वो कम हो जाएगा, जिससे बाजार मूल्य जो संकर बीज का है वो कम हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि उत्पादन खर्च को घटाकर जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं संकर बीज का, उसके ऊपर जो खर्च है उसको ऐसी तकनीकों के द्वारा कम से कम कर दिया जाए ताकि जो संकर बीज है उसका रेट मार्केट के अंदर या बाजार के अंदर कम हो जाए। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट को डिक्रीज करके या उत्पादन खर्च को घटाकर भी हम लोग संकर बीज के मूल्य को कम कर सकते हैं। तो मक्का के अंदर हम लोग तीन प्रकार से या तीन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं जिससे संकर बीज का बाजार मूल्य कम हो जाएगा। सबसे पहला है स्टैगर्ड सोइंग, ठीक है, दूसरा है हाइड्रो प्राइमिंग टेक्निक और तीसरा है फ्लैग लीफ क्लिपिंग। तो इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्टैगर्ड सोइंग की बात करते हैं। तो संकर बीज उत्पादन के लिए या हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए नर व मादा जनक पौधे जो होते हैं, ठीक है, मेल पेरेंट प्लांट्स और फीमेल पेरेंट प्लांट्स जो होते हैं उनमें फ्लावरिंग का सिंक्रोनाइजेशन आवश्यक है, पुष्पन का तुल्यकालन आवश्यक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब नर व मादा जनक पौधों में पुष्पन हो तो वो एक ही समय पर हो, ताकि जब परागकण या पॉलन ग्रेन्स नर जनक पौधे से निकलें तो मादा जनक पौधे की जो वर्तिकाग्र है वो उसको आसानी से ग्रहण कर ले। ठीक है, तो सेम समय पर या समान समय पर या सेम टाइम पर ही फ्लावरिंग दोनों में होनी चाहिए, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन या तुल्यकालन। ठीक है, तो इसके लिए जो मेल एंड फीमेल पेरेंट प्लांट्स होते हैं या नर व मादाजनक पौधे जो होते हैं उनकी सोइंग टाइम या बुआई का जो समय है उसके मध्य कुछ दिनों का अंतराल रखा जाता है या कुछ डेज का डिफरेंस रखा जाता है। ठीक है, या तो नरजनक पौधे को कुछ दिन पहले बोया जाएगा या फिर मादाजनक पौधे को कुछ दिन पहले बोया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी वेराइटीज या किस्मों का उपयोग कर रहे हैं। तो बुआई दिनांक या सोइंग डेट्स जो हैं उनके समायोजन, ठीक है, या उनके एडजस्टमेंट की ये जो प्रक्रिया या प्रोसेस है इसको हम लोग स्टैगर्ड सोइंग कह देते हैं। अब एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, BH660 ये एक किस्म है मक्का की, इसके अलावा BH670 ये भी एक किस्म है। तो इन दोनों किस्मों के अंदर हम लोग नर जनक जो पौधे होते हैं या मेल पेरेंट की प्लांट्स की जो सोइंग है वो फीमेल पेरेंट प्लांट्स की तुलना में या मादा जनक पौधों की तुलना में 10 दिन पहले की जाती है, यानी बिफोर 10 डेज जो है वो सोइंग की जाती है, जिससे इनमें जो फ्लावरिंग की डेट है वो एडजस्ट हो जाती है, यानी कि सेम टाइम पर फ्लावरिंग या पुष्पन इनमें हो जाता है। तो फ्लावरिंग का सिंक्रोनाइजेशन या पुष्पन का तुल्यकालन हो जाता है। उसके बाद BH543 ये एक मक्का की किस्म है। इसके अंदर जो मेल पेरेंट प्लांट्स होते हैं या नरजनक पौधे हैं उनको मादा जनक पौधों की तुलना में 5 दिन पहले बोया जाता है। ठीक है, 5 डेज बिफोर द सोइंग ऑफ फीमेल पेरेंट इनकी सोइंग जो है वो मेल पेरेंट प्लांट्स की जाती है, जिससे फ्लावरिंग का सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, पुष्पन का तुल्यकालन हो जाता है। उसके बाद मक्का की एक और किस्म है BH140। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी नर व मादा जनक जो पौधे होते हैं या मेल एंड फीमेल पेरेंट प्लांट्स जो होते हैं दोनों को साथ साथ उगाया जाता है, यानी कि सेम डेट पर इनकी सोइंग जो है मेल एंड फीमेल पेरेंट प्लांट्स की जाती है। तो इसका मतलब इस वैरायटी में जो फ्लावरिंग की सिंक्रोनाइजेशन है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद दूसरा आता है भी हाइड्रो प्राइमिंग टेक्निक।
ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो मेल पेरेंट प्लांट्स होता है या नर जनक पौधा जो होता है, उसके बीज जो होते हैं उनको सोइंग से पहले यानी बोने से पहले मृदा के अंदर कुछ घंटों तक, फॉर फ्यू आवर्स, हम लोग क्या करते हैं, उसको वाटर के अंदर डिप कर लेते हैं, जल में भिगोकर रखते हैं, कुछ घंटों के लिए रखते हैं। इससे होता क्या है, अभी उसकी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है सीड के अंदर, जो एम्ब्रियो है या भ्रूण है उसकी जैव रासायनिक सक्रियता बढ़ जाती है। इसका मतलब उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उपापचय क्रियाएं हैं, वो तीव्र हो जाती हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, अभी इन बीजों का खेत में अंकुरण बढ़ जाता है, यानी कि जर्मिनेशन या अंकुरण जो है वो शीघ्र होगा, और शीघ्र होने से जो फ्लावरिंग का सिंक्रोनाइजेशन है या पुष्पन का जो तुल्यकालन है वो आसानी से हो जाता है। तो ये भी एक तकनीक है जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं फ्लावरिंग के सिंक्रोनाइजेशन या पुष्पन के तुल्यकालन के लिए। तीसरा है फ्लैग लीफ क्लिपिंग। तो इसमें क्या होता है भाई, मक्के के पौधे में जो मेज का प्लांट होता है उसमें आधार के निकट जो बेस होता है मेज के प्लांट का, बेस के निकट या क्लोज जो है ध्वजपर्ण की क्लिपिंग की जाती है। ठीक है। जो फ्लैग लीफ होती है, ध्वजपर्ण या फ्लैग लीफ क्या होती है, जहां से भुट्टा निकलता है, जिस लीफ के अक्ष कक्ष से, एक्सिस से भुट्टा या कॉब निकलता है, उसको ध्वजपर्ण या फ्लैग लीफ कहते हैं। तो फ्लैग लीफ की क्या की जाती है, क्लिपिंग की जाती है। और क्लिपिंग करने से होता क्या है, जो परागकण का प्रतिशत है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो भुट्टा है उसका लगभग 2/3 पार्ट इस ध्वजपर्ण के अंदर छुपा हुआ रहता है, जिससे इन भुट्टे के इस भाग तक परागकण या पोलन ग्रेन्स नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर हम ध्वजपर्ण को काट दें, ठीक है, बेस से या आधार से, तो क्या होगा भाई, जो कॉब है उसका 2/3 पार्ट जो कि पहले छुपा हुआ था वो अब एक्सपोज हो जाएगा, वहां तक परागकण आसानी से पहुंच सकते हैं, जिससे जो हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन है, प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक तकनीक हो सकती है अभी। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।